हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो चलिए इस सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स थ्योरी ईएमटी। और हाँ, जितने भी वीडियो मैंने अभी तक बताए हैं उन सब के फ्री पीडीएफ नोट्स हमने ब्लॉग पर अपडेट कर दिए हैं। आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं get2psc.blogspot.in। हर सब्जेक्ट के नोट्स आपको इस पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं। फेसबुक पेज का नाम है ऑनलाइन गेट कोचिंग। इस पर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उसको समय समय पर आपको रिप्लाई करते रहेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस सीरीज में स्टार्ट करते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ईएमटी। तो अगर ईएमटी की बात करें और गेट एग्जाम की बात करें तो गेट के एग्जाम में ईएमटी के वेटेज है 6 से 7 नंबर का। 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन ईएमटी से गेट में अप्रोक्सीमेट पूछे जाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि ईएमटी बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, वो पूरा सब्जेक्ट ही छोड़ के चले जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये है इन वीडियोस में कि आपको ईएमटी से फेमिलियर कराऊं मैं, और ईएमटी को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको सब्जेक्ट्स भी समझ में आ जाए और आप इससे मार्क्स भी स्कोर कर ले जाएं। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। ईएमटी के अंदर 5 यूनिट हैं आपके गेट में या किसी भी पीएसयू एग्जाम में, टेक्निकल एग्जाम में। फर्स्ट यूनिट है आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, थर्ड है आपकी वीआई वेव्स या ट्रांसमिशन लाइन, फोर्थ है आपकी गाइडेड वेव या वेव गाइड, फिफ्थ है आपकी रेडिएटेड वेव्स और एंटीना। तो ये 5 मेजर टॉपिक्स में ईएमटी के सब्जेक्ट को अपन ने डिवाइड किया है। अगर स्कोरिंग टॉपिक्स की बात करें तो ये 3 टॉपिक्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं। लगभग पूरे सब्जेक्ट का 80% क्वेश्चंस इन 3 यूनिट से ही होते हैं। बाकी 10% फर्स्ट यूनिट से और बाकी 10% एंटीना से होते हैं। ये लगभग इसका वेटेज होता है ईएमटी का। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड। तो इस सीरीज में मैं स्टार्ट करता हूँ आपको स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के इंट्रोडक्शन से। धीरे धीरे फिर इसको और आगे अपन बढ़ते जाएंगे। तो इसको मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक एक डेफिनेशंस बताने की कोशिश की है, तो आप उनको ध्यान से देखिए और एक कॉपी में उसको नोट करते जाइए। तो चलिए इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट टॉपिक है स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब इसका वेटेज वैसे तो गेट में 10% है, ज्यादा पीएसयूज में भी इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। और इसका जो सिलेबस की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा है, डेफिनेशंस हैं, हर चीज सीखने के लिए है। ये बेसिक्स है आपके पूरे ईएमटी का। तो इसको आप छोड़ के भी नहीं जा सकते, क्योंकि बेसिक्स अगर किसी सब्जेक्ट के क्लियर होंगे तब आप सब्जेक्ट को और अच्छे से फोकस कर पाएंगे और अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो इसको अपन इसके बेसिक्स देख लेते हैं, बाकी और जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो अपन आगे देखेंगे इसमें। तो इसमें अपन देखते हैं एनर्जी। एनर्जी को अपन ने डिवाइड किया फर्स्ट पार्टिकल में और वेव्स में। जो आपकी एनर्जी होती है उसको आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक पार्टिकल के फॉर्म में, दूसरा वेव्स के फॉर्म में। पार्टिकल के फॉर्म की अगर बात करें तो पार्टिकल के फॉर्म को भी आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्टिकल का क्या होता है, मास होगा। पार्टिकल क्या होता है, चार्ज होगा। पार्टिकल का मास भी होता है, पार्टिकल का चार्ज भी होता है। अब मास को अपन ने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। मास है तो मतलब कोई वैल्यू है उसका मास है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी अगर वो मूविंग स्टेट में होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी अगर वो स्टेबल स्टेट में होगी। तो मास होगा तो काइनेटिक एनर्जी में डिवाइड हो गई और पोटेंशियल एनर्जी में डिवाइड हो गई। अब अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज आपका क्या होगा, चार्ज भी आपका 2 कैटेगरी में डिवाइड होगा। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका जिसको आप ई से डिनोट करते हैं, दूसरा आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसको आप एच से डिनोट करते हैं। पूरे ईएमटी में ये नोटेशंस याद रखने हैं। ई होगा आपका कैपिटल ई जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बोलते हैं, एच होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड से इसको डिनोट करते हैं। अब जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपकी स्टेशनरी चार्ज के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपकी स्टेशनरी चार्ज के कारण। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है आपकी मूविंग चार्ज के कारण। मूविंग चार्ज के कारण ये अपन अभी आगे देखते हैं। बस ये याद रखना आपको, चार्ज को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज के कारण, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज के कारण। तो देखते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड, एच से इसको डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इट इज एन एनर्जी फॉर्मेट दैट इज ऑल अराउंड बाय मूविंग चार्ज। ये क्या है, एक एनर्जी का फॉर्मेट है। ये देखना अपन ने, एनर्जी का फॉर्मेट है दैट इज ऑल अराउंड बाय मूविंग चार्ज। मतलब कोई चार्ज पार्टिकल्स हैं आपके, वो मूव हो रहे हैं। ये कोई चार्ज पार्टिकल है, वो मूव हो रहा है, तो उससे क्या जनरेट होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट होगी,
मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अपन एक इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर में क्या होती है, ये कॉइल्स होती है इंडक्टर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, करंट क्या होता है आपका dq/dt। ये मैं आपको ईडीसी के अंदर बता चुका हूँ। dq/dt मतलब चेंज इन टाइम के साथ जो चार्ज आपका चेंज हो रहा है वो करंट होता है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है मतलब चार्ज इसमें फ्लो हो रहा है, तो क्या हो गया आपका चार्ज, मूविंग चार्ज हो गया, चार्ज आपका मूव कर रहा है, ठीक है। तो मूविंग चार्ज किस कारण हुआ आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इसमें करंट फ्लो हो रहा था और चार्ज आपका मूव कर रहा था, तो इसमें फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स होगा आपका कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। अभी इसको मैं अभी आपको बताता हूँ डिटेल से। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी जनरेट हुई काय के कारण, मूविंग चार्ज के कारण। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इट इज एनर्जी फॉर्मेट दैट इज ऑल अराउंड अ स्टेबल चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड आपकी जनरेट हुई थी मूविंग चार्ज के कारण, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जनरेट होती है स्टेबल चार्ज के कारण, एंड इन्फ्लुएंस अदर बाय स्टेशनरी चार्ज। बस स्टेबल चार्ज के कारण आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, मूविंग चार्ज के कारण आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये आपको याद रखने हैं इसमें से। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, मान के चलिए कोई डीसी वोल्टेज है, मान के चलिए कोई बैटरी है, उसमें डीसी वोल्टेज आपका स्टोर है, तो वो हो गया आपका कॉज। अब उसके कारण जो फील्ड जनरेट होगी, उसके कारण जो फील्ड जनरेट होगी वो होगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब डीसी वोल्टेज हो गया आपका कॉज, उसके कारण जो फील्ड जनरेट हो रही वो है उसका इफेक्ट, वो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो डीसी वोल्टेज क्या है आपका, एक बैटरी में वोल्टेज क्या होता है, इज अ ग्रुप ऑफ चार्ज, मतलब इसमें चार्ज पूरा स्टोर है, स्टेबल चार्जेस है। तो स्टेबल चार्ज के कारण जो फील्ड जनरेट होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल। मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ, एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में डीसी करंट लेते हैं अपन। जैसे मैंने इंडक्टर का एग्जांपल लेके आपको बताया था कि इसमें मान के चलिए डीसी करंट फ्लो हो रहा है, तो ये हुआ आपका डीसी करंट कॉज उसका। अब चार्ज आपके मूव हो रहे हैं इसमें, तो जनरेट होगी इसमें क्या, मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर की कॉइल के अराउंड में आपकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो बस एक चीज याद रखनी है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है आपकी स्टेबल चार्ज के कारण, और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है आपकी मूविंग चार्ज के कारण, ठीक है। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं। कूलाम लॉ, कूलाम ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल दिया था जिसने फोर्स को एनर्जी के फॉर्म में रिलेट करके दिखाया था। तो कूलाम के अकॉर्डिंग फोर्स होता है आपका Q इंटू ई, डिनोट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म ऑफ फोर्स। F हो गया आपका फोर्स, तो फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में आप कूलाम लॉ के जरिए डिनोट कर सकते हैं। F इक्वल्स टू क्यू ई, क्यू हो गया आपका चार्ज और ई हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जो इसका पाथ होगा चार्ज का, वो होता है F इक्वल्स टू क्यू ई या एम ए, मास इनटू एक्सीलरेशन। जो इसका चार्ज का पाथ होगा वो होता है लीनियर पाथ, वो होता है लीनियर पाथ कूलम लॉ के अकॉर्डिंग। ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए लॉरेंज ने एक लॉ दिया। लॉरेंज ने क्या दिखाया, डिनोट द मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड को इन्होंने फोर्स की फॉर्म में डिनोट किया। तो अकॉर्डिंग टू लॉरेंज लॉ फोर्स हो जाता है आपका 5, मतलब फ्लक्स V क्रॉस B। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा B क्या होता है। V आपका वोल्टेज होता है, B होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये अभी बताने वाला हूं मैं आपको। और ये होता है आपका mv²/r। इसका जो पाथ होगा वो होगा सर्कुलर पाथ, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका पाथ होगा सर्कुलर पाथ, और जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसका पाथ था लीनियर पाथ, ठीक है। अब कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं इसमें जो पूरे सब्जेक्ट में ईएमटी में आपके काम आएंगे, वो आप यहाँ ध्यान से देख लीजिए। बेसिक डेफिनेशंस हैं, उनकी क्या क्या यूनिट्स हैं। और ये बेसिक डेफिनेशंस देखने के पहले मैंने नेटवर्क एनालिसिस में नेटवर्क सीरीज जो स्टार्ट की थी उसके फर्स्ट टॉपिक में आपको हर चीज की बेसिक डेफिनेशंस दे रखी है। तो आप पहले अगर वो वीडियोस नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसकी हर डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, तो वो वीडियोस आप देख लीजिए। और इसमें ईएमटी के बेसिक टर्म अपन देखते हैं। इसमें ई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी पॉइंट पर, मान के चलिए ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है, उसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप दो टर्म में इसकी यूनिट होती है। अगर फोर्स के टर्म की बात करें, एफ के टर्म की बात करें, तो उसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। अगर वोल्टेज टर्म की बात करें तो उसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर।
ये इसकी यूनिट आपको याद रखनी है। ऐसे सिंपल एक नंबर में भी क्वेश्चन कभी-कभी पूछ लेते हैं। न्यूटन पर कूलम किसकी यूनिट होती है? 4 ऑप्शन दे देते हैं आपको, तो आपको याद रखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, या वोल्ट पर मीटर को भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट ही होती है। तो ये आपको याद रखना है इसमें। दूसरा टर्म है आपका एच बार, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या है? इट इज द मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट थी आपकी वोल्ट पर मीटर, इसकी यूनिट है एम्पियर पर मीटर। ये आपको याद रखनी है, इनकी यूनिट है। बी डिनोट करते हैं आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। और टेस्ला, ये क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं कि टेस्ला किसकी यूनिट है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। दो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की दो यूनिटें हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और टेस्ला से भी इसको डिनोट करते हैं। डी होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इसकी यूनिट होती है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को आप बी से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी को आप डी से डिनोट करते हैं। इनकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अब एक चीज आपको बता दूं, इंटेंसिटी इज ऑलवेज रिटन इन पर मीटर। जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो होती है आपकी पर मीटर के टर्म में, जैसे वोल्ट पर मीटर और एम्पियर पर मीटर। और अगर डेंसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो वो होती है आपकी पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में, जैसे वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और कूलम पर मीटर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो ये आपको याद रखनी है, मैंने जस्ट बता दिया है जिससे कंफ्यूजन ना होगी आपको। अगला टर्म आता है इसमें परमिटिविटी। इसको अपन ई से डिनोट करते हैं। परमिटिविटी क्या होती है आपकी? एबिलिटी टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई आपका मीडियम है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करने की एबिलिटी, वो होती है आपकी परमिटिविटी। परमिटिविटी होती है आपकी ई नॉट इंटू ई आर। ई नॉट होती है आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ई आर होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ई आर की वैल्यू जनरली 1 से ज्यादा होती है। ई नॉट होती है आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ई नॉट की जो वैल्यू होती है, एक फिक्स वैल्यू होती है 1/36 पाई इंटू 10⁹ या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसी की वैल्यू जस्ट होती है 8.85 इंटू 10⁻12 फेरेड पर मीटर। इसकी जो यूनिट होती है एप्सिलॉन नॉट की, वो होती है फेरेड पर मीटर। ये यूनिट आपको याद रखनी है और ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ये हुई आपकी परमिटिविटी। अब इसमें अगला टर्म होता है आपका परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी होती है आपकी क्या? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ये मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलली लेके चल रहा हूँ। जो एक एक टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है और मैग्नेटिक फील्ड का, वो अपन डिस्कस करते जाएंगे। तो म्यू होता है आपका परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी होती है एबिलिटी टू परमिट मैग्नेटिक फील्ड। वो होता था एबिलिटी टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एबिलिटी टू परमिट मैग्नेटिक फील्ड। तो म्यू होता आपका म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर होता आपका मीडियम की परमिएबिलिटी, म्यू नॉट होती है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट की फिक्स वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ये आपको याद रखनी है। म्यू आर है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो जो ई था आपका, उसकी यूनिट थी फेरेड पर मीटर, इसकी यूनिट है आपकी हेनरी पर मीटर। फेराड यूनिट होती है आपकी कैपेसिटेंस की, और हेनरी यूनिट होती है आपकी इंडक्टेंस की। तो ये ऐसी यूनिट है, आपको याद रखनी है इनकी। अब इसमें अपन देखते हैं इंटेंसिटी और डेंसिटी के बीच में रिलेशंस क्या होता है। आप जानते हैं कि Q इक्वल्स टू CV होता है, चार्ज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। ये बेसिक डेफिनेशन है चार्ज की। Q इक्वल्स टू होता है आपका CV, जहां पर Q चार्ज हो गया, C कैपेसिटेंस और V वोल्टेज। Q की यूनिट होती है कूलाम, C की यूनिट होती है फेराड, V की यूनिट होती है वोल्ट। अब आपने क्या किया, दोनों साइड मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो कूलाम को मीटर स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पर हो गया फेराड अपॉन मीटर, यहाँ पर हो गया वोल्ट अपॉन मीटर। तो आप मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। अब इसमें अपन देखते हैं कूलाम पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट होती है। अभी अपन ने देखी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, तो उसको डी से डिनोट कर दिया। फेरेड पर मीटर होती है आपकी परमिटिविटी की, और वोल्ट पर मीटर होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो D इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई, मतलब D इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई। ये हो गया आपका डेंसिटी इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये याद रखना है। ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए।
वैसे ही अपन जानते हैं फ्लक्स क्या होता है, साई इक्वल्स टू एल इंटू आई। ये बहुत डेफिनेशन बेसिक्स है, ये आपको याद रखनी है, एक ये और ये फॉर्मूला। साई होता है आपका एल आई, साई होता है आपका फ्लक्स, एल होता है इंडक्टेंस और आई होता है करंट। तो साई की यूनिट होती है वेबर, एल की होती है हेनरी और आई की होती है एम्पियर। मीटर स्क्वायर से दोनों साइड अपन ने डिवाइड किया, तो यहाँ हो गया वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट होती है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। और हेनरी होती है आपकी, हेनरी पर मीटर आपकी म्यू की, परमिएबिलिटी की। और एम्पियर पर मीटर होती है आपकी एच की यूनिट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो बी हो गया आपका म्यू एच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप। डी होता है आपका एप्सिलॉन ई, ये इंपॉर्टेंट है, और बी इक्वल्स टू म्यू एच। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। और ईएमटी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं याद रखने के लिए, एक दूसरे से रिलेशन इनके याद रखने हैं। अगर आप बहुत ध्यान से इन चीजों को देखेंगे और रिलेशन इनके याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, बेसिक्स आपके अच्छे से क्लियर होंगे, तो आप क्वेश्चंस अच्छे से इसके कवर कर पाएंगे। तो इसके आगे अपन और आगे डिस्कस करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियोज आपको पसंद आ रहे हो तो इनको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।